15 मार्च को नागपुर में बरपी हिंसा को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। साजिश की हर परत से पर्दा उठ रहा है और नागपुर को दहलाने वाले षड्यंत्र के तार बांग्लादेश से जुड़ रहे हैं। साइबर सेल और एनआईए की टीम की जांच में सामने आए सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि हिंसा सुनियोजित साजिश थी। पुलिस ने जो जांच की है उसमें हिंसा का हैंडलर बांग्लादेशी मिला है। सोशल मीडिया के जरिए नागपुर को उस रात सुलगाया गया। अब तक अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 144 लिंक ऐसे पाए गए हैं जिसमें दंगे का जिक्र किया गया है। 33 वीडियो लिंक को डिलीट किया गया है। जांच के दौरान भड़काऊ पोस्ट के आईपी एड्रेस बांग्लादेश के मिले हैं। पोस्ट में महिलाओं को उठाने, घर में घुसने जैसे भड़काऊ संदेश लिखे गए थे। पोस्ट में लिखा था, सोमवार के दंगे तो सिर्फ एक छोटी घटना है, भविष्य में और भी बड़े दंगे किए जाएंगे। ये वही हिंसा का पूरा इलाका है और यहीं पर ही तमाम जो फोटोज हैं वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इकट्ठा करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊं, आप देखेंगे तमाम फोर्सेज यहाँ पर डिप्लॉय है और खास तौर पर आप इस गाड़ी को देखिए, मोबाइल सर्विलेंस वैन यहाँ पर साफ तौर पर डिप्लॉय की गई है। क्या कारण था कि लोग फेस पे कपड़ा डाले जो है वो खड़े हुए थे, और जबकि आप ऊपर फ्लाईओवर देख रहे हैं, इस रोड पर आपको धूप बहुत कम नजर आएगी, लेकिन इस रोड पर मुंह पे कपड़ा बांधकर बाइक से आना कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। और यही कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन अब इन फोटोज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी हुई है। अब इस मामले में एनआईए की टीम ने जांच तेज कर दी है। एनआईए की टीम बांग्लादेशी साजिश रचने वाले आका और महाराष्ट्र में मौजूद उसके गुर्गों की तलाश में जुटी है। यही वजह है कि एनआईए की टीम संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी छानबीन कर रही है। कहा जा रहा है सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए न केवल हिंसा भड़काई गई, बल्कि दंगाइयों ने धर्म के नाम पर झूठ की ऐसी स्क्रिप्ट लिखी कि हजारों लोग उनके बहकावे में आ गए। जिस हरी चादर के नाम पर नागपुर को जलाया गया, उस चादर के बारे में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। चादर पर लिखे शब्दों को समझने के लिए मौलाना की मदद ली गई। बताया जा रहा है कि चादर पर कोई भी धार्मिक शब्द या कथन मौजूद नहीं था। हिंसा भड़काने का एक आरोपी फहीम खान पुलिस की गिरफ्त में है। उस पर देशद्रोह का केस चलाया जा रहा है। वही मामले में अब तक 99 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि बाकी संदिग्धों की पहचान की जा रही है। अभी तक नागपुर हिंसा से जुड़े भड़काऊ पोस्ट मामले में 12 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। जो वहाँ पे हाजिर थे, हम ये सब चीज़ें जो है हमारे सोशल मीडिया, जैसे मैंने पहले ही बताया, जहाँ पे भी हमें फोटोग्राफ्स उपलब्ध हैं उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, बिल्कुल निष्पक्ष कर रहे हैं, इतना मैं कहना। नागपुर हिंसा मामले में पुलिस बांग्लादेश से जुड़े हर तार को सुलझाने में जुटी है। वहीं हिंसा में शामिल लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा नागपुर और आसपास के शहरों में भी जांच टीमें कड़ी नजर रख रही हैं। सूत्रों की माने तो पिछले 3 दिनों में कई नकाबपोश संदिग्ध नजर आए हैं, जिन पर पुलिस कड़ी नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर पर आग लगने के बाद कथित तौर पर बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया गया। इस खुलासे के बाद जज यशवंत वर्मा का ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि कुछ जज उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आखिर क्यों? इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के आवासीय बंगले में आग लगी। आग लगने के बाद जो खुलासा हुआ उसने न्यायिक गलियारे में हड़कंप मचा दिया है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने एक्शन लिया और जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज का नाम जस्टिस यशवंत वर्मा है, जिनके सरकारी बंगले में आग लग गई थी। बताया जा रहा है कि जब आग लगी थी तब जस्टिस वर्मा शहर में नहीं थे। उनके परिवार ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को बुलाया था। आग बुझाने के बाद उन्होंने कमरे के अंदर कथित तौर पर भारी मात्रा में नकदी रखी हुई पाई। इसके बाद रिकॉर्ड बुक में बेहिसाब कैश बरामद होने का आधिकारिक रिकॉर्ड दर्ज हुआ। मामले की सूचना सीजीआई संजीव खन्ना को दी गई, जिसके बाद सीजीआई की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने उनको फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का फैसला किया है। जस्टिस वर्मा अक्टूबर 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट में आए थे। जस्टिस यशवंत वर्मा पर सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के फैसले से हड़कंप मच गया है। वहीं वकील अरुण भारद्वाज ने मामले पर दुख जताया और सीजीआई से मामले पर प्रशासनिक स्तर पर सख्त कदम उठाने को कहा, जिससे न्यायपालिका का भरोसा कायम रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गाजा पट्टी में हमास का कमांड सेंटर ध्वस्त हुआ। आईडीएफ की बमबारी में हमास का कमांड सेंटर तबाह हुआ। अस्पताल में हमास ने बना रखा था कमांड सेंटर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमास का कमांड सेंटर तबाह हुआ। गाजा पट्टी में हमास के कमांड सेंटर को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ की बमबारी में
हमास का कमांड सेंटर ध्वस्त हो जाता है। आईडीएफ की तरफ से ताबड़तोड़ लगातार बमबारी की जाती है, जिसके बाद गाजा पट्टी में हमास का कमांड सेंटर ध्वस्त हो जाता है, तबाह हो जाता है। अस्पताल में हमास ने बना रखा था ये कमांड सेंटर, और आप धमाके की आवाज भी सुन पा रहे हैं। किस कदर ये धमाका होता है, धुएं का गुबार, आग का गोला इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। हमास का कमांड सेंटर जो कि अस्पताल में बना हुआ था, और इसी पर आईडीएफ की तरफ से बमबारी होती है और फिर ये तबाह होता है। सुनिए आवाज को, कितना भयंकर और जबरदस्त ये धमाका। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाजा पट्टी में हमास का कमांड सेंटर ध्वस्त हो जाता है, और दूर तक आप देखिए कितना दूर तक इस बमबारी का असर इन तस्वीरों में देखने को मिल सकता है। यानी कि कितना नुकसान हुआ होगा, इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। एक बिल्डिंग जो कि वो अस्पताल की एक बिल्डिंग थी, जैसे ही आईडीएफ की बमबारी होती है मलबे में तब्दील हो जाती है वो बिल्डिंग। और हमास ने यहीं पर अपना कमांड सेंटर बनाया हुआ था। आईडीएफ की तरफ से उसी अस्पताल को चिन्हित किया जाता है, टारगेट किया जाता है, और ये टारगेटेड अटैक के तौर पर देखा जा रहा है। और आगे बढ़ते हुए बात उत्तर प्रदेश की, जहां लखनऊ में आईटी मेट्रो स्टेशन के नीचे गिफ्ट शॉप में अचानक से आग लग गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आग को बुझाने के लिए दमकल की टीम मौके पर मौजूद रही, तुरंत सूचना दी गई। आग की उठती लपटें इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में आईटी मेट्रो स्टेशन के नीचे अचानक से गिफ्ट शॉप में आग लग जाती है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद दमकल विभाग को जानकारी दी गई। टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। कोशिशें जारी बताई जा रही हैं। पुलिस और फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ी मौके पर मौजूद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ी तो कोई समस्या नहीं। ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में ही कही है। लेकिन जैसे ही सीएम योगी का ये बयान सामने आता है, उनके इस बयान की चर्चा चारों तरफ हो रही है। देखिए रिपोर्ट। रामनवमी से ठीक पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे। सीएम योगी ने अपने अयोध्या दौरे का आगाज हनुमानगढ़ी के हनुमान जी के चरणों में हाजिरी लगाकर की। यहां उन्होंने संतों से मुलाकात की और फिर भगवान रामलला के दर्शन के लिए सीएम योगी चल दिए। राम मंदिर पहुंचते ही सीएम योगी ने सबसे पहले अपने आराध्य भगवान रामलला के सामने हाथ जोड़े और फिर साष्टांग दंडवत होकर भगवान रामलला को प्रणाम किया। मंत्रोच्चार के बीच सीएम योगी ने भगवान रामलला की पूजा अर्चना की और इसके बाद राम मंदिर में रामनवमी की तैयारियों का जायजा लिया।